नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है गम रिसेशन यानी कि मसूड़ों का नीचे जाना। तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ उसमें वीडियोस भी अटैच करूंगी कि जैसे ब्रश कैसे करना चाहिए, फ्लॉसिंग और उससे रिलेटेड और भी वीडियोस। सबसे पहले हम जानते हैं कि मसूड़े नीचे जाता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे कॉमन कारण है जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़े में सूजन होना। तो मसूड़े में सूजन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। सबसे कॉमन कॉज है इसका पुअर ओरल हाइजीन, यानी कि अगर हम अपना मुंह साफ नहीं रखते, अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते सुबह और शाम दिन में 2 बार, तो मैल जमने की वजह से जो दांत और मसूड़े के बीच में जमती है उससे मसूड़े में सूजन आती है और साल दर साल ये मैल अंदर ही अंदर हड्डी को गलाते हुए दांतों को कमजोर कर देती है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म अगर हम समझें तो ये इस तरह से रहता है कि जैसे ही मैल हमारे दांत और मसूड़े के बीच में जमनी शुरू हुई और हमने ध्यान नहीं दिया और उसको साफ नहीं किया, तो सबसे पहले ये मैल जो है ये मसूड़ों में सूजन पैदा करती है, जिससे पेशेंट्स को ये सिम्टम्स आते हैं। वो ये महसूस करता है कि जब मैं ब्रश करता हूँ तो मेरे मुंह से खून आता है, या मुझे मीठा लगता है, या कभी कभी जो पायरिया के सिम्टम्स होते हैं उनके जैसा उनको लगता है। कभी कभी खाना चबाने में भी उनको दिक्कत आती है। तो शुरुआती दौर में ये जो मैल है ये दांत और मसूड़े के बीच में जमती है, फिर वो अंदर रिसती जाती है और हड्डी को भी गलाना शुरू कर देती है। तो जब हम अपनी एक डेंटल प्रोब से इसको मेजर करते हैं तो जो दांत से लेकर हड्डी तक का डिस्टेंस है जब हम नापते हैं तो शुरुआती दौर में ये 2 से 4 mm का रहता है, और ज़्यादा सीवियर केसेस में जिनमें हड्डी ज़्यादा गल चुकी है उसमें ये 6-7 mm से लेके 7-8 mm तक चला जाता है, यानी कि सिवियर बोन लॉस। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। अब पेरियोडोंटाइटिस है कि जो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है दांत का वो खराब होने लग गया है। तो उसमें हमारी हड्डी तो आती है, साथ ही साथ आते हैं हमारे पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स। अब ये पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स क्या करते हैं, ये हमारे मसूड़ों को हमारे दांत से जोड़ते हैं। तो ये एक तरह का जुड़ाव है, जो हमारा दांत है और उसके आसपास जो हमारे मसूड़े हैं उन दोनों के बीच में जो है फाइबर्स, उन्हें पेरियोडोंटल फाइबर्स कहते हैं। ये मसूड़े को दांत से अटैच रखते हैं। जब मैल जमती है तो ये फाइबर्स भी डैमेज होने लगते हैं, जिनको हम एक्सरे में भी देख सकते हैं कि वो एरिया की वाइडनिंग हो गई और फाइबर्स डैमेज हो गए हैं। एक और कॉमन कॉज है, यानी कि बहुत कॉमनली जो हम देखते हैं रोजमर्रा अपने पेशेंट्स में और जिनकी कंप्लेंट रहती है कि ट्रॉमा किसी भी तरह की चोट लगी हो आपके दांतों पे, कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ हो, या आपने टूथपिक से अपने दांतों में कुछ काम किया हो, या किसी भी वजह से आपने कुछ सख्त चबा लिया हो, तो ट्रॉमा की वजह से भी मसूड़े में सूजन आ सकती है। कॉमनली एक और चीज़ देखी गई है जैसे कि लिप पियर्सिंग्स। आजकल लोग पियर्सिंग्स कराते हैं, तो आपने कोई ज्वेलरी लगवाई है लिप्स में कुछ, तो वो भी बार बार आपके गम्स को इरिटेट कर सकती है और उसमें सूजन ला सकती है। बाकी चीज़ें जैसे कि टोबैको चूइंग, ये सब भी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं ये भी मसूड़े में सूजन ला सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बच सकें या इन्हें कम कर सकें तो वो बेहतर होगा। तो ये सब कारणों के बाद ये भी देखा गया है कि कुछ इन्फेक्शंस होती हैं, जैसे पेरियोडोंटल डिजीज के इन्फेक्शंस या एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये सब भी मसूड़े में सूजन कर देती हैं। अब जान लेते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट जो है बहुत सारे लेवल्स पे किया जाता है। सबसे पहले जो आप घर बैठे कर सकते हैं वो है कि आप नॉर्मल ब्रशिंग करें दिन में 2 बार। उसके अलावा फ्लॉसिंग ज़रूर करें। तो फ्लॉस जो होती है वो सुई धागे के धागे के जैसा होता है, तो वो आप 2 दांत के बीच में अटका के जो मैल या कोई फाइबर्स फंसे हैं उसे निकाल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा 40% टूथ सरफेस है वो क्लीन हो जाता है। ब्रशिंग से सिर्फ 60% टूथ सरफेस ही क्लीन होता है, तो बाकी 40% के लिए हमें फ्लॉसिंग डेली करनी चाहिए। इसके अलावा हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना, ये भी बहुत बेनिफिशियल रहता है मसूड़े की सूजन को हटाने के लिए। इसके बाद अगर आप एक डेंटिस्ट को विजिट करते हैं तो वहां पे आपके लिए जो डेंटिस्ट इनिशियली ट्रीटमेंट करते हैं वो होती है स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। तो स्केलिंग जो है वो बेसिक दांतों की सफाई है, जिससे वो दांत के ऊपर जमी हुई मैल और स्टेन्स जो भी दाग धब्बे हैं वो हटाते हैं।
जिन केसेस में हड्डी तक मैल पहुंच चुकी है, गहरी हो चुकी है, उसमें वो करते हैं रूट प्लेनिंग। तो रूट प्लेनिंग में हम जो दांत की जड़ है उसको भी साफ किया जाता है। और कुछ केसेस में जब पेशेंट इस ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो उन केसेस में फ्लैप सर्जरी भी की जाती है। फ्लैप सर्जरी अगर हम उसे आसानी से समझें तो ये है कि हम जो मसूड़ा है जो दांत के ऊपर चिपका हुआ है उसको हटाते हैं टेम्परेरली, और अंदर से गहरी सफाई करने के बाद दांतों की उस मसूड़े को वापस वहीं पे टांके से जोड़ देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसके अलावा जब पेशेंट को सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे जैसे आपका मसूड़ा नीचे जाता है, गम रिसेशन की अगर हम बात करें तो जड़ जो है वो दांत की दिखने लग जाती है, जो ऊपर वाली परत है दांत की वो घिस जाती है, तो पेशेंट को ठंडा गर्म लगता है। तो ठंडा गर्म लग रहा है तो इसका ट्रीटमेंट जो लेटेस्ट टेक्निक है वो किया जाता है लेज़र तकनीक से। सो लेज़र की आप सेवरल ट्रीटमेंट्स और सेशंस ले सकते हैं, जिसमें लेज़र लाइट जो है वो टूथ स्ट्रक्चर पे डाली जाती है और वो रिक्रिस्टलाइजेशन के थ्रू मेल्ट करती है पहले तो अपर मोस्ट लेयर की, और वो रिक्रिस्टलाइज होके फिर से एक सॉलिड लेयर बताते हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए। इसके बाद अगर अब मैल काफ़ी ज़्यादा जम गई और हड्डी गल गई है तो आपका दांत हिलने लग सकता है। तो जैसे ये दांत हिलने लगते हैं तो एक तरीका है या तो हम दांत को निकाल दें या हम उसे बचाने का प्रयास करें। तो सबसे कॉमनली इसमें हम स्प्लिंटिंग भी करते हैं। स्प्लिंटिंग वो एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक फाइबर बॉन्ड या एक वायर के थ्रू दांतों को स्टेबलाइज कर देते हैं अपनी ही जगह पे, ताकि वो हिले ना। तो वो एक तार जो है वो दांत के आसपास चारों तरफ से उसको बांध देते हैं और फिक्स कर देते हैं। और अब नई तकनीक में फाइबर बॉन्ड्स और रिबॉन्ड भी आ गया है, केमिकल मटेरियल्स भी आ गए हैं और फाइबर के मटेरियल्स भी आ गए हैं, जिन्हें हम अंदर की तरफ से दांतों पे लगा देते हैं और वो अपनी जगह पे ही जमे रहते हैं। सो ये सारी तो चीज़ें हैं जो एक बेसिक लेवल पे की जाती हैं। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि मसूड़ा बहुत नीचे चला गया है और पेशेंट चाहते हैं कि आगे के दांतों में वो बुरा दिख रहा है, तो उसके लिए हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जिसमें हम कहते हैं ग्राफ्टिंग ऑप्शंस। तो ग्राफ्ट में हम काफ़ी तरह के ग्राफ्ट इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर हम ऑटोग्राफ्ट्स की बात करें, ऑटोग्राफ्ट्स यानी कि जो हमारे शरीर के ही एक भाग से लिया जाता है ग्राफ्ट, उसमें सबसे कॉमनली हमारा पैलेटल ग्राफ्ट लिया जाता है, जो कि हमारे तालू में से, हमारे जो दांत, हमारे ऊपर का जो तालू होता है मुंह में, उसमें से हम एक छोटा टुकड़ा निकालते हैं और वो जहाँ पे आपका मसूड़ा नीचे गया हुआ है वहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं। तो उसकी प्रॉपर पूरी सर्जरी होती है। पहले वो साइड को प्रिपेयर किया जाता है, ग्राफ्ट लिया जाता है तालू से, और उस मांस के टुकड़े को आपके जहाँ पे मसूड़ा नीचे गया है वहाँ पे सूचर की मदद से, टांकों की मदद से उसको फिक्स कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 से ढाई महीने में जो मसूड़ा है वो वापस कवर करने लग जाता है। तो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसमें एक आता है फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट और एक आता है कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट। जो फ्री जिंजाइवल ग्राफ्ट है वो सिर्फ बाहरी परत वाला तालू का टुकड़ा होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट है वो थोड़ी सी अंदर की लेयर होती है और एक ही एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर रहता है, बट इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखे गए हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट चाहता है कि नहीं हमें तालू से अपना मांस का टुकड़ा नहीं एक्सट्रैक्ट करवाना, तो उसके लिए मार्केट में और भी मेम्ब्रेन्स की ऑप्शंस रहती हैं, जैसे कि एलोडर्म है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हैं, तो वो भी रेडिली अवेलेबल होती है, उनके साथ भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो इसमें हम 2 दांत से लेके 4-5 दांत तक इजीली कवर कर सकते हैं एंड सिमिलर रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। पर इस दौरान, ग्राफ्टिंग के दौरान, ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से रखे, सारी जो इंस्ट्रक्शंस है उसे अच्छे से फॉलो करे और टाइम टाइम पे पेशेंट डॉक्टर को रेगुलर चेकअप्स पे चेकअप कराते रहे। तो ये सारे ऑप्शंस हो जाने के बाद अगर हमें लगता है कि हड्डी भी बहुत कम है तो उसमें हम बोन ग्राफ्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग के लिए अगेन हमारे पास ऑटोग्राफ्ट्स हैं। अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी के ही किसी बॉडी पार्ट से बोन का टुकड़ा लेते हैं, यूजुअली ये ट्यूबरोसिटी वाला एरिया होता है, जॉ बोन होती है, एक्सोस्टोसिस होते हैं, वहाँ से लिया जाता है। नहीं तो हमारे पास प्री पैक्ड
बोन ग्राफ्ट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। तो वो जो होता है हड्डी का चूरा ही होता है, जो किसी ना किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और एनिमल से या स्पीशीज से डिराइव किया जाता है और पैक किया जाता है। तो वो हड्डी का चूरा भी हड्डी वाली जगह पे जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ डाला जाता है, और उसके ऊपर हम एक मेम्ब्रेन को प्लेस करते हैं, एक परत को प्लेस करते हैं ताकि वो ग्राफ्ट को स्टेबलाइज करे, वो अपनी ही जगह पे टिक जाए। और उसके बाद हम अपना जो मसूड़ा है उसके ऊपर वापस बंद करके और उसे टाँका लगा देते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है मैंने आपको ब्रीफली बताए हैं जो जो इसकी ट्रीटमेंट में रहती है। तो गम रिसेशन जो है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और अपने डेंटिस्ट को दिखा के इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एंड में मैं कुछ वीडियोस ज़रूर अटैच करूँगी, तो उन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू। Action. Bro, stop.
Proper brushing is vital to keeping your teeth and gums healthy. Poor brushing can cause permanent damage to your teeth. This damage can be in the form of permanent white spots, brown spots, cavities, and/or gum disease. Here is a patient who did not brush his teeth properly when he had braces. So when the braces were removed, he had permanent white and brown spots on his teeth. This is another patient who failed to brush her teeth properly, so her braces had to be removed before her teeth were completely straight. To prevent this from happening, you must develop a system of cleaning all the surfaces of every tooth. Start by brushing the outer surfaces of your teeth and braces with a gentle, circular motion. Tilt your toothbrush 45 degrees to clean the top and bottom of the braces. Concentrate on the areas of your teeth between the gums and the braces. This is the area that is most commonly missed when brushing. Pay special attention to areas with hooks, as plaque and food debris often accumulate here. Brush the chewing surfaces of your teeth. Brush the inside surfaces of your teeth. Don't forget to brush your tongue, as odor-causing bacteria can get trapped here. Use a soft bristled toothbrush and gentle strokes when brushing. Plaque is soft and can easily be removed with proper brushing techniques. Do not brush with a hard bristled toothbrush or use harsh, saw-like motions, as this may cause damage to your teeth and gums. To clean between the brackets, you can use a proxy brush. You can usually get one from your orthodontist or at your local drugstore. The proxy brush is shaped like a miniature Christmas tree. Insert it under the arch wire and gently work it in an up and down motion. By doing this, you will be cleaning the surfaces of your teeth to the left and right of the braces. Do this between all of your brackets and bands. To clean between your teeth, you will need to floss. For details on how to floss, please see our flossing video. Brush when you wake up in the morning, before bed, and after every meal. In addition, you can use a fluoride rinse after brushing to keep your teeth strong and healthy. Remember, in order to have a nice smile, you not only need to have straight teeth, you need to have clean, healthy-looking teeth. The last thing you want when your braces are removed is to have straight but badly broken down or discolored teeth. If you get in the habit of cleaning your teeth well, you can be like this patient who, after her braces were removed, had a beautiful new smile.